ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और मैं इस सेशन में भी 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ईवीएस के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके साथ में परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए कुछ वन वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आपके लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्कैवेंजर, ठीक है। स्कैवेंजर इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब स्कैवेंजर होते क्या हैं ये भी आप लोग सुन लेना। तो स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और कौन कौन से होते हैं स्कैवेंजर? जैसे मक्खी, गिद्ध वगैरह, ठीक है। जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं या फिर जानवर मर के सड़ जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, मक्खी बैठ जाती है या गिद्ध इन्हें खा जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का अपमार्जन अपमार्जक कौन है? यहाँ पे याद रखना है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? जीवाणु या कवक सही होगा, या मृदा व जल सही होगा, या पशु सही होगा, या पक्षी सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ऑप्शन नंबर ए ही क्यों सही होगा, इसके लिए तो आप थोड़ा सुन लेना एक दो लाइन। क्योंकि जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु और कवक, वो पृथ्वी का अपमार्जक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो जीव मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं, ठीक है। जीवाणु वगैरह होते हैं, कवक वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। इसमें मृदा भी नहीं हो सकता, मृदा किसी को खाती थोड़ी ना है, या जल नहीं खाता है। पशु भी नहीं खा सकते हैं, सारे पशु थोड़ी ना खा सकते हैं। कुछ पशु खा लेते हैं, कुछ पशु नहीं खा पाते हैं। या कुछ पक्षी हैं, कुछ पक्षी खा पाते हैं, कुछ पक्षी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो जीवाणु व कवक सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। अब जैविक घटक कौन है? पादप है, या मृदा है, या वायु है, या जल है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा हमारा, वो ऑप्शन ए सही होगा। गाइस, जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक करना है। जिसने भी वीडियो शेयर नहीं की हो शेयर करना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, अब जैविक घटक पादप ही क्यों होगा, इसके पीछे भी एक कहानी है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करते रहना, तो आपको क्वेश्चन कैसे होंगे क्लियर होते चले जाएंगे। या आप लोग सुन भी लेना है ऐसे ही। तो पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है। इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल और वायु और मृदा अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जल है, ये वायु है, और ये मृदा है। ये कैसे हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है? पादप आता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 24वां हमारा है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सबसे अधिक किस गैस का? और ये आपको पता होना चाहिए।
बहुत से लोगों को मोस्टली पता है ये चीज़, ठीक है। नाइट्रोजन, इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है ये भी आप लोग देख लेना, मैं बता देता हूँ। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, N2 से, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या लिखा जाता है, N2, और N2 होती है 78%, ठीक है। 78% होती है मात्रा N2 की, नाइट्रोजन की। और उसके बाद आता है ऑक्सीजन यानी कि O2। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है 21%, 21%, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर। और उसके बाद फिर आती है आर्गन, आर्गन को AR से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, ठीक है। और आर्गन की जो मात्रा होती है 0.93%, ठीक है, इतना होता है। आर्गन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2। CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%, ठीक है। और उसके बाद में नियोन वगैरह होता है सॉरी, नियोन, नियोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, Ne से। नियोन होती है, नियोन की मात्रा कितनी होती है, 0.0018%, ठीक है। और लास्ट में एक और गैस बचती है हमारी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। और हाइड्रोजन हमारी सबसे कम होती है, 0.001%, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा पूछ लिया गया है, और या तो ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है, या आर्गन कितने प्रतिशत होती है, या नियोन कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। तो सारे परसेंटेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा, हमारा नाइट्रोजन वाला सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा हमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, 78%, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन है 25वें नंबर का, कौन जीवीय कारक नहीं है, कौन जीवीय कारक नहीं है। तो इसमें से जीवीय कारक यानी कि जिसके अंदर जीवन ना हो, ठीक है। पेड़ पौधे में भी देखो जीवन होता है, जंतु में भी जीवन होता है, सूक्ष्म जीव में भी जीवन होता है, ठीक है। कोई छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें भी जीवन होता है। लेकिन जो चट्टान है, चट्टान कैसी है, अजैविक है यानी कि निर्जीव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सही हमारा चट्टान होगा, जीवीय कारक नहीं है, यही जीवीय कारक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। अब 3 प्रकार के आर हैं, आर का मतलब क्या होता है, ये रिसाइकिल चक्र हैं, ठीक है। आर, तो सबसे पहले जो आर आता है आप लोग याद करना, इसमें सबसे पहले ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। अब सी क्यों सही है, एक चीज आप लोग सुन लेना, एक रिट जारी हुआ था पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1992 में, ठीक है, 1992 में एक नियम जारी हुआ था 1992 में कि 3 आर घोषणा की गई थी, 3 आर की घोषणा की गई थी, 3 आर की। और 3 आर क्या थे, पहला था हमारा, पहला था रिड्यूस,
रिड्यूस था, ठीक है। और फिर था रिसाइकल, रिड्यूस रिसाइकल, फिर था रीयूज, रीयूज, ठीक है। यानी कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम उपयोग, क्या करो, कम उपयोग करो। फिर रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण, और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। ये एक नियम पारित हुआ था 1992 में, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो आप लोग याद करना है इस चीज़ को भी, और डेट आपको याद करनी है कब ये हुआ था, आर के नियम कब प्रतिपादित हुए थे 1992 में। और कितने नियम थे, 3 आर, 3 आर थे, ठीक है, 3 नियम थे। सबसे पहले था रिड्यूस, इंग्लिश में भी आप लोग याद कर लेना, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो भी याद कर लें, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, किस तरीके से होगा। एक मेढक है, उसने टिड्डे को खाया है, तो पहला ऑप्शन में क्या रहेगा, उत्पादक से अपघटक को, या फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को, ठीक है। अब इसमें देखो, द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्पादक से अपघटक को, ये भी ऑप्शन हमारा कैसा होगा, सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को। अब क्या है, टिड्डी है, टिड्डी ही पहला प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि टिड्डी क्या है, पेड़ पौधे खाते हैं। मान के चलो यहाँ पे क्या है, घास है, यहाँ पे क्या है, घास है, और घास कौन खाता है, टिड्डी खाता है। घास कौन खाता है, टिड्डी खाता है, और टिड्डी को कौन खा रहा है यहाँ पे, मेढक खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्पादक, उत्पादक हो जाएगा। इसमें भी उत्पादक लिखा है, लेकिन फिर इसके बाद में उत्पादक ये हो जाएगा, और ये पहला है, प्रथम उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता यानी कि खाने वाला, तो प्रथम उपभोक्ता ये हो गया। लेकिन इसमें मेढक का जिक्र तो हुआ नहीं है, मेढक का जिक्र इसमें हुआ है द्वितीय उपभोक्ता में, और टिड्डी का जिक्र भी हुआ है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। ये भी हमारा बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी आपको पिछली बार बताया गया था, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। छोटे छोटा अगर होता है तो तालाब टाइप का हो जाता है, और सबसे बड़ा देखा जाए पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो कौन है, समुद्र है। कौन है वो, समुद्र है। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, लास्ट में बता दूंगा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, आपने ये देख लिया सबसे बड़ा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी ही तो है, स्थल से ज़्यादा जल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें समुद्र ही हो सकता है आंसर, हो सकता नहीं है ही आंसर, ठीक है। अब देखिए 29, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऋणात्मक सही होगा, या धनात्मक सही होगा, या संज्ञानात्मक सही होगा, या इनमें से सभी होंगे। तो मानव पर्यावरण संबंध एक कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, ना संज्ञानात्मक हो सकता है। ये कैसा है, एक
पॉजिटिव है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर का, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या फिर वे मृदा से जुड़े होते हैं, या फिर वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सही, और ये अधिकतर लोग जानते भी होंगे। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे क्या हैं, सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, 31 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? तो कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? भूस्खलन होती है, या बाढ़ एवं सूखा होता है, या वनों की आग होती है, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बाढ़ एवं सूखा, क्योंकि भूस्खलन होगा तो थोड़ी बहुत जगह में होगा, या वनों में आग लगी तो कंट्रोल कर ली जाएगी, लेकिन बाढ़ एवं सूखा ये कंट्रोल हो नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर बाढ़ आ गई तो कंट्रोल नहीं हो पाती है, और अगर सूखा पड़ गया तब भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसका थोड़ा बहुत अगर आप लोग जानते होंगे तो ये एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना है, ये एक प्राकृतिक आपदा की तरह है और बहुत ही भयानक आपदा है ये। बाढ़ बाढ़ और कैसे आती है? अत्यधिक अगर वर्षा हो जाए तो इस वजह से बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक वर्षा भी इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पर्यावरणीय ह्रास के कारण अगर यहाँ पर दिया होता इसके साथ एक और एग्जाम्पल, अधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, तो अत्यधिक वर्षा भी हो जाती क्योंकि अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? भूमि सही होगा, या धर्म सही होगा, या समुदाय सही होगा, या परिवार सही होगा? तो इसमें से कौन सा सही होगा? भूमि सही होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 33, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है, रिश्ते नाते संस्कृति भी आती है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण की जो परिभाषा ही है, पर्यावरण का तात्पर्य यही होता है कि चारों तरफ से घेरे हुए। ठीक है, जिससे हम घिरे हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट से हम घिरे हुए हैं, यानी कि हम पेड़ पौधों से भी घिरे हुए हैं। ठीक है, जीव जंतुओं से भी घिरे हुए हैं, और रिश्ते नातों से भी हम लोग घिरे हुए हैं। संस्कृति भी हैं, अपनाए हुए हैं, कोई ना कोई संस्कृति से है, हर किसी की अलग अलग संस्कृतियां हैं। मकान है, मकान में भी हम लोग रहते हैं। सड़कें हैं, पूजा स्थल भी हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सामाजिक पर्यावरण, यानी कि पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सामाजिक पर्यावरण, यानी कि यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। हर किसी के पूजा स्थल अलग अलग हैं। ठीक है, तो हर कोई किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, पेड़ पौधों से भी, जीव जंतु से भी, रिश्ते नातों से भी, संस्कृति से भी, मकान से, सड़कें, पूजा स्थल। ठीक है, तो सभी से है, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, या उल्टा होता है, या अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो एक बार हम लोगों ने ऊर्जा की पिरामिड को बनाया था। पहले तो उत्पादक वाले बनाए थे ना, आपको याद होगा पिछले वाली वीडियो में, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता।
तो किस तरीके से बनाया था मैंने, इस तरीके से यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे बनाया था ना। इसमें पहले वाले कॉलम में पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, दूसरे वाले में टिड्डा वगैरह बना दिया था ऐसे, और तीसरे वाले में मेंढक, चौथे वाले में सांप, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सीधा है, ये सीधा जा रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीधा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 35। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है, ये मोटी ज़्यादा हो गई है इंक, इसे थोड़ा कम कर ले रहे, अब ठीक है। सॉरी। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, कौन उदाहरण है, वनों की कटाई है, या शिकार है, या निर्माण कार्य है, या उपरोक्त सभी है। तो देखो, वनों की कटाई भी हम लोग करते हैं, शिकार भी खेले जाते हैं, निर्माण कार्य भी होते रहते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, राइट। थर्टी सिक्स नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, सभी जीव हैं, या भू अप्राकृतिक कारण हैं, या जलवायु कारक हैं, जलवायु कारक हैं, या फिर ये सभी हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सभी आ जाएंगे। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो 10% होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। और जो इसका जो नियम बताया था, किसने बताया था, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना है कॉपी पर। इसका जो ऑप्शन, जो नियम बताया था कि 10%, 10%, 10% ही ट्रांसफ़र होता है ऊर्जा का स्रोत, वो था लिंडमैन, लिंडमैन ने दिया था इसका, ठीक है। और लिंडमैन ने कब दिया था, 1942 में, ठीक है, 1942 में दिया था इसका। चलिए अब, अरे 38 नंबर देखते हैं हम लोग, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, एक दिवसीय, एक दिशीय, एक दिशा वाला, ठीक है। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वनस्पति है, या सूर्य का प्रकाश है, या परमाणु ऊर्जा है, या भोजन है, ठीक है। तो शुरुआत में प्राथमिक स्रोत जो मैंने बताया था, प्राथमिक स्रोत ही होता है सबसे पहले, सूर्य की जो प्रकाश होती है वही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले प्राथमिक स्रोत होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। अब चलिए
लास्ट क्वेश्चन, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद में कुछ 1 लाइन वाले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपसे। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं हो सकता है? मानव नहीं हो सकता, या वायुमंडल, या जलमंडल, या सौरमंडल? तो इसमें से कौन सा सही होगा? सौरमंडल, ठीक है। क्योंकि देखो, पर्यावरण अध्ययन का घटक तो है, मानव भी है घटक, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, ठीक है, लेकिन सौरमंडल नहीं है। सौरमंडल यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं सौरमंडल के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेगेले ने 1866 को, ठीक है। और परिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के जनक कौन हैं? एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले। और इन्होंने कब परिस्थितिकी तंत्र को प्रतिपादित किया था? 1935 में, 1935 में। इसके बाद गहन परिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्निस नीस, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? चार्ल्स डार्विन ने। ये भी चार्ल्स डार्विन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मेघ विजन कृत्रिम वर्षा, वो वाली वर्षा नहीं जो होती है अपने आप, कृत्रिम वर्षा यानी कि जो बनाई जाती है कृत्रिम वर्षा, किसके कारण होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। या फिर कह लो कि सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण द्वारा होती है, ठीक है। क्योंकि जब इसको अगर बारिश करानी हो तो क्या होता है, साइंटिस्ट जो जाते हैं हेलीकॉप्टर से और बादलों में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं बादलों के अंदर, ठीक है। तो जिससे कि जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है। चलिए ये लास्ट और देख लेना, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना एक बार, ये बहुत ही मोस्ट हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को मैंने उठाया हुआ पारिस्थितिकी तंत्र से, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो देखो, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है कि घरों में आप लोगों ने देखा होगा, कांच के अंदर मछलियां बंद कर देते हैं, छोटी छोटी सी मछली होती हैं, गोल्ड फिश वगैरह और भी छोटी छोटी मछलियां आप लोगों ने देखा होगा, या किसी बड़े ऑफिस में देखा होगा रखे हुए, डॉक्टर के यहाँ पर या फिर किसी के यहाँ पर भी। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे टैंक होता है और उसमें मछलियाँ तैर रही हैं, ठीक है, पानी भरा है इसमें, और लाइट वाइट लगी होती है, इसके अंदर ही लाइट लगी होती है, बढ़िया लगता है देखने में भी, शाइनिंग मारता है। तो वही होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है। जो छोटा सा मछली घर होता है एक तरीके से। और सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? धान का खेत। इससे छोटा थोड़ा बड़ा क्या होता है? धान का खेत होता है। धान का खेत कैसे होता है? क्योंकि धान के खेत में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मछली पालन भी कर सकते हैं। कृत्रिम यानी कि वो बनाया हुआ होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके बाद विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो क्या है? पर्णपाती वन होते हैं विश्व में, ठीक है। और स्थल खंड पर पाए जाने वाले, स्थल यानी कि धरती पर, ठीक है। तो स्थल खंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जंगल। जंगल को ही बोलेंगे क्योंकि जंगल से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कौन कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र कौन होते हैं? देखो, नीम होता है क्योंकि नीम से भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ से भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ से भी हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और तुलसी, ठीक है। ये 4 पेड़ जो हैं काफ़ी महत्व रखते हैं हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपको क्वेश्चन में भी करवा दिया गया है, समुद्र, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अब देखा होगा, समुद्र, ठीक है। तो इतना ही कुछ है।
आपको क्वेश्चन को लेकर। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। और सभी लोग प्लीज़ एक बार शेयर और कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।